आदरणीय सभापति जी, हमने आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही। उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है। सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता है इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा। ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो भेदभाव पक्षपात टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश की आजादी में 1857 से लेकर के स्वतंत्र संग्राम का कोई भी दशक उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी भूभाग उठा लीजिए,
मेरे देश की आजादी की लड़ाई में मेरे देश के आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठ से भरा पड़ा हुआ है। गर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाइयों ने आजादी के महात्म्य को समझा था, लेकिन दशकों तक मेरे आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया। आशंकाओं से भरी हुई व्यवस्था बनी और उन नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए, लेकिन उन्होंने सही नियत से काम किया होता, नेक नियत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार इस देश में आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई। आदरणीय सभापति जी, हमने 110 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया, जो विकास में पीछे रह गए, सामाजिक न्याय जैसे महत्व का है, एवं भौगोलिक रूप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए हमने 110 आकांक्षी जिले और 110 में आधे से अधिक वो इलाके हैं जहां बहुल जनसंख्या जनजातीय हैं, मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है, क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेष फोकस किया है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ट्राइबल सब प्लान की बात का जिक्र किया था। मैं ऐसे साथियों का अनुरोध करता हूं कि जरा समय निकाल करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद लेकर के बैठिए, जो बजट को अध्ययन कर सकता है, थोड़ा समझा सकता है, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजट में शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट फंड्स, इसके तहत 2014 के पहले की तुलना में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी, तब एलोकेशन 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए। आज यहाँ आकर के गीत गा रहे हैं। हमने आकर के इस वर्ष 1,20,000 करोड़ का प्रावधान किया। हमने बीते 9 वर्षों में हमारे आदिवासी, हमारे जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए हैं, और ये 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, स्कूलों में टीचर, स्टाफ, इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिक्रूटमेंट का, हमने भर्ती का इस बजट में प्रावधान किया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने
मैं जरा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले 2014 के पहले आदिवासी परिवारों को 14 लाख जमीन के पट्टे दिए गए। पिछले 7-8 वर्षों में हमने 7 लाख नए पट्टे दिए। यह अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारे आने से पहले 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, 23,000। हमारे आने के बाद 80,000 से अधिक सामुदायिक पट्टे दिए गए हैं। लिप सिंपैथी बता करके आदिवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के बजाय अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती और ये काम पहले आराम से हो जाता, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। आदरणीय सभापति जी, इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही और उसके कारण समाज की जो बेसिक ताकत होती है, स्वरोजगार के कारण देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य होता है, इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनको वो इतने छोटे लगते थे, इतने बिखरे हुए लगते थे, तो उसका उनको कोई मूल्य ही नहीं था। जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए, जो स्वरोजगार के ऊपर समाज पर बोझ बने बिना समाज में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके प्रति दुर्लक्ष्य किया गया। छोटे काम में जुटे इन करोड़ों लोगों को भुला दिया गया। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों की सुन ले, ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे, दिन भर का पसीना ब्याज खोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था, उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेहड़ी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। और आदरणीय सभापति जी, हमने इतना ही नहीं, हमारे विश्वकर्मा समुदाय जो समाज निर्माण के अंदर एक भूमिका देते हैं, जो अपने हाथ से औजार की मदद से कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, समाज की आवश्यकताओं की बहुत बड़ी मात्रा में पूर्ति करते हैं। चाहे हमारा बंजारा समुदाय हो, चाहे हमारे गुमंत जाति के लोग हैं, हमने उनकी चिंता करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, जिसके द्वारा हमने समाज के इन लोगों की मजबूती के लिए काम किया है, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किया। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं किसान पुत्र हैं। इस देश के किसानों के साथ क्या बीती है, ऊपर के कुछ एक वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाए रखना, यही सिलसिला चला। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है। 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि का वो बड़ा मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं,
हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत दे करके उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके, अपने क्रॉप पैटर्न को बदल सके, अपने उत्पादित की हुए माल को रोक करके उचित दाम मिलने पर बाजार में ले जा सके। उस दिशा में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बरसाती पानी पर उनको गुजारा करना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था ये पिछली सरकारों ने की नहीं। हमने और देखा है कि ये छोटे किसान पानी बरसाती के भरोसे जीने वाले मोटे अनाज की खेती करते हैं, पानी होता नहीं है। ये मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को हमने विशेष स्थान दिया। हमने यूएन को लिखा कि मिलेट ईयर मनाइए, दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने, मार्केटिंग बने और उसके सुविचारित रूप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में, जैसे श्रीफल का महात्मा है वैसे ही श्री अन्न का महात्मा बने और छोटे किसान जो पैदावार करते हैं उनको उचित दाम मिले, ग्लोबल मार्केट मिले, देश में क्रॉप पैटर्न में परिवर्तन आए। और इतना ही नहीं, ये मिलेट सुपरफूड है, पोषण के लिए बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देश के नई पीढ़ी को पोषण की समस्या के समाधान में भी ये काम आए, जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करेगा। हमने फर्टिलाइजर में भी अनेक नए विकल्प डेवलप किए हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब निर्णय प्रक्रिया में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ती है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसलिए माता बहनों की भागीदारी बढ़े, वे निर्णय प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े, उस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। सदन में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि महिलाओं को टॉयलेट देने से क्या महिलाओं का विकास हो जाएगा? हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ टॉयलेट पे गया हो, वो उनकी कठिनाई होगी, लेकिन मैं जरा बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व अनुभव करता हूं क्योंकि मैं राज्य में रह करके आया हूं, मैंने गांव में जिंदगी गुजार के आया हूं। मुझे गर्व है कि 11 करोड़ शौचालय बना करके मैंने मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है। मुझे इस बात का गर्व है। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जरा नजर करें। हमारी सरकार माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए कितनी संवेदनशील है, उसकी तरफ मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और जिनको सिर्फ टॉयलेट पे ही सोच अटक गई थी, वो जरा कान खुल करके सुने ताकि आगे जाकर ये बताने में उनको सुविधा होगी। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई और इसके लिए प्रेगनेंसी के समय महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा जाए ताकि उसको पोषण से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य को भी लाभ हो।
हमारे यहाँ माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इस गंभीर समस्या से मुक्ति का एक उपाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हमारे गरीब से गरीब मां की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, शिशु का जन्म अस्पताल में हो। इसके लिए हमने धन भी खर्च करना तय किया और व्यापक अभियान भी चलाया और उसके सुफल दिखाई भी दे रहे हैं। हम जानते हैं किसी न किसी मानसिक विकृति के कारण बेटियों को मां के कोख में ही मारने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये समाज के लिए कलंक था। हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया और आज मुझे खुशी है कि बेटे जन्म लेते हैं उसकी तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। हमने बेटियों की रक्षा का काम किया है। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाए और शौचालय के अभाव में 5वीं 6वीं कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ दे, हमने उस चिंता को भी किया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाए ताकि मेरी बच्चियों को स्कूल छोड़ना न पड़े। ये हमने चिंता की। बेटी की शिक्षा जारी रहे और इसलिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें अधिक ब्याज दे करके बेटियों को सुरक्षित शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया ताकि परिवार भी उनको प्रोत्साहन दे। बेटी बड़ी होकर अपना काम करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोन ले सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70% हमारी माताएं बेटियां हैं। हमने ये काम किया है। मां बनने के बाद भी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए मातृत्व अवकाश में हमने वृद्धि की है। वो डेवलप कंट्रियों से भी कभी कभी ज्यादा है। ये काम हमने किया है। बेटियों के लिए हमने सैनिक स्कूल खोल दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। बेटियों को वहां एंट्री नहीं थी, वो काम भी हमने कर दिया। आज सैनिक स्कूलों में मेरी बेटियां पढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, हमारी बेटियां अबला नहीं सबला है। वो सेना में जाना चाहती है, अफसर बनना चाहती है। हमने हमारी बेटियों को सेना के दरवाजे भी खोल दिए हैं और आज गर्व होता है सियाचिन में मेरे देश की कोई बेटी मां भारती की रक्षा करने के लिए तैनात होती है। बेटी को गांव में कमाई के अवसर मिले और इसके लिए हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको एक नई ताकत दी, वैल्यू एडिशन किया और बैंकों से मिलने वाली उनकी रकम में बहुत बड़ा इजाफा किया। और इसलिए वो भी हमने उनकी प्रगति के लिए हमारी माताओं, बेटियों को, बहनों को लकड़ी के धुएं से जिंदगी में मुसीबतें झेलनी न पड़े, इसलिए हमने उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन दिया। हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को पीने का पानी के लिए जूझना न पड़े, 2-2, 4-4 किलोमीटर तक जाना न पड़े। हमने नल से घर तक पानी पहुंचाने का अभियान चलाया ताकि मेरी माताओं, बेटों को, बेटियों को, बहनों को, बेटियों को अंधेरे में गुजारा न करना पड़े। इसलिए हमने सौभाग्य योजना से ऐसे गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाई। बेटी, मां, बहन कितनी ही गंभीर बीमारी हो लेकिन कभी बताती नहीं है। उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, परिवार पर बोझ हो जाएगा। वो पीड़ा सहती है, लेकिन
अपने बच्चों को अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताती है। उन माताओं बहनों को आयुष्मान कार्ड दे करके अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति का रास्ता हमने खोल दिया है। आदरणीय सभापति जी, बेटी का संपत्ति पर अधिकार हो, इसलिए हमने सरकार की तरफ से जो आवाज देते हैं उसमें बेटी के राइट को निश्चित किया, उसके नाम पर प्रॉपर्टी करने का काम किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी माताओं बहनों को जो भी छोटी मोटी बचत कर लें, मुसीबत झेल करके बचत करना माताओं बहनों का स्वभाव होता है और वो घर में अनाज के डिब्बे में पैसे रख करके गुजारा करती है। उस मुसीबत में निकाल के हमने उसको जनधन के खाते दे दिए, बैंक में पैसा जमा करे, इसकी व्यवस्था कर दी। और आदरणीय सभापति जी, इस बजट सत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट सत्र का विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री के अवसर पर होता है। देश में ऐसा संयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है और हमारा तो प्रयास रहेगा कि ऐसे शुभ अवसर आगे भी देखने को मिले। आदरणीय सभापति जी, जब देश को आधुनिक होना है, नए संकल्पों को पार करना है, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को नकार नहीं सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी के महात्मा को हमारी सरकार भली भांति समझती है, लेकिन हम टुकड़ों में नहीं सोचते, हम टोकनिज्म में नहीं सोचते हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं, सार्वत्रिक प्रयास कर रहे हैं, अनेक इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए बचपन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब, ये वैज्ञानिक सोच के निर्माण के लिए स्कूल के लेवल पर बच्चों को हमने अवसर दिया। उससे थोड़ा आगे निकले, बच्चा कुछ करना शुरू करे तो हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर खड़े किए ताकि कुछ अगर अच्छी प्रगति की है तो उसको वो वायुमंडल मिले, ताकि वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए वो खोज, वो इनोवेशन काम आ जाए। इसके लिए हमने विज्ञान की इस प्रगति का परिणाम हमने नीतियां बदली। स्पेस के क्षेत्र में अब प्राइवेट भागीदारी का हमने सपना पूरा किया और मुझे खुशी है मेरे देश के नौजवान आज प्राइवेट सैटेलाइट छोड़ने की ताकत रखते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज स्टार्टअप की दुनिया जो मूलतः साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसमें यूनिकॉर्न की संख्या में आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। आदरणीय सभापति जी, आज ये देश गर्व करेगा कि सर्वाधिक पेटेंट इनोवेशन और दुनिया के बाजार में टिकता है पेटेंट, ये सबसे अधिक पेटेंट रजिस्टर करने में आज मेरे देश के नौजवान आगे आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आधार की ताकत क्या होती है वो हमारी सरकार ने आके दिखा दिया और आधार से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि आधार के महत्व को, टेक्नोलॉजी के महत्व को 2014 के बाद समझा गया और उसके कारण वो मेहनत अब रंग ला रही है। हमने देखा है कोविड के काल में कोविन प्लेटफॉर्म 200 करोड़ वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट कोविन का आपके मोबाइल पर विदिन ए सेकंड आ जाता है, लेकिन दुनिया को अचंभा तब हुआ कि भारत अपनी वैक्सीन लेकर के आ गया है कोविड में।
दुनिया के लोग अपनी वैक्सीन, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा मार्केट था, बेचने के लिए भांति भांति के प्रेशर करते थे, आर्टिकल लिखे जाते थे, टीवी में इंटरव्यू दिए जाते थे, सेमिनार किए जाते थे। इतना ही नहीं, मेरे देश के वैज्ञानिकों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले। और मेरे ही देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्वीकृति मिली है ऐसी वैक्सीन से, मेरे देशवासियों का ही नहीं, 150 देशों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरी किया। ये विज्ञान के विरोधी लोग, ये टेक्नोलॉजी के विरोधी लोग, वैज्ञानिकों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फार्मेसी की दुनिया में हमारा देश एक ताकत बन के उभर रहा है, दुनिया की फार्मेसी का हब बन रहा है। हमारे नौजवान नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, उसको बदनाम करने के रास्ते खोज रहे हैं ये लोग। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने राजनीतिक उठापटक की चिंता है। ये दुर्भाग्य है देश का। आदरणीय सभापति जी, आज मैं बाली में था, G20 देश के समूह डिजिटल इंडिया इनको समझने के लिए लड़ाई रहते थे। सक्सेस को पूरी दुनिया ने प्रभावित किया है। डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमें खुशी है, आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मेरे देशवासियों के हाथ में है। आदरणीय सभापति जी, एक समय था हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज गर्व है मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। 5G हो, AI हो, IoT हो, उस तकनीक को आज देश बहुत तेज गति से अपना रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। ड्रोन, इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में हो, सामान्य नागरिक की भलाई हो, हमने पॉलिसी में वो बदलाव किया और दवाइयां दूर सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाने का काम आज मेरे देश में हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को आज खेत में मेरा किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर के खेती में ड्रोन का क्या उपयोग हो, आज मेरे गांव में दिखाई दे रहा है। जियो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिए। ड्रोन के लिए एक पूरा नया विकास का विस्तार करने का अवसर हमने कर दिया। आज देश में यूएन जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास अपने पास जमीन के घर के मालिकाना हक नहीं है। यूएन की चिंता है दुनिया। भारत ने ड्रोन की मदद से, स्वामित्व योजना से गांव में, घरों में उसका नक्शा और मालिकी हक देने का काम किया है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्करों से और कभी घर बंद हो, कोई आकर के कब्जा कर न ले, सुरक्षा का एहसास दिया है। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास कॉमन मैन के लिए करने की दिशा में सफलता पाई है। आज देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र आधुनिक विकसित भारत के सपने में उसका महत्व है और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनोवेशन, इसका महत्व बहुत है और इसलिए दुनिया की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे देश में है।
हमने गति शक्ति यूनिवर्सिटी बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक नई पहल की है। हमने एनर्जी यूनिवर्सिटी बना करके आज देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नया जंप लगाए। अभी से हमारे नौजवान तैयार हो, उस दिशा में हम कर रहे हैं। हमारे देश में टेक्नोक्रेट की तरफ, इंजीनियर्स की तरफ, साइंस की तरफ नफरत करने में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई कमी नहीं रखी है और साइंस और टेक्नोलॉजी को सम्मान देने में हमारे कार्यकाल में कोई कमी नहीं रखी है। ये हमारा रास्ता है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ रोजगार की भी चर्चा हुई। मैं हैरान हूं कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी अधूरी चीजों को पकड़ करके झूठ फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। बीते 9 वर्ष में अर्थव्यवस्थाओं का जो विस्तार हुआ है, नए सेक्टर्स में रोजगार की नई संभावनाएं बनी। आज ग्रीन इकोनॉमी में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसने ग्रीन जॉब की बहुत बड़ी संभावनाएं धरती पर उतार करके दिखाई है और अधिक संभावनाएं बनी हुई है। डिजिटल इंडिया के विस्तार से डिजिटल इकोनॉमी, उसका भी एक नया क्षेत्र। आज सर्विस सेक्टर में डिजिटल इंडिया एक नई बुलंदी पर है। 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, गांव के अंदर एक कॉमन सर्विस सेंटर में 2-2, 5-5 लोग रोजी रोटी कमाते हैं। और दूर सुदूर जंगलों के छोटे छोटे गांव में भी कॉमन सर्विस सेंटर में आज हमारे देश की आवश्यक सेवाएं गांव के लोगों को एक बटन पर उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हुई है। डिजिटल इकोनॉमी ने अनेक नए रोजगार की संभावनाएं पैदा की। आदरणीय सभापति जी, 90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप, इसने भी रोजगार के नए द्वार खोले हैं। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान ईपीएफओ पेरोल में 1 करोड़ से अधिक लोग जोड़े गए हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके जरिए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों का लाभ हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने अपने उद्यमियों के लिए स्पेस, डिफेंस, ड्रोन, माइनिंग, कोल, अनेक क्षेत्रों को खोला है, जिसके कारण रोजगार की संभावना में नई गति आई है। और देखिए, हमारे नौजवानों ने इन सारे कदमों का आगे आकर के अवसर लिया, उठाया है, उसका फायदा। आदरणीय सभापति जी, रक्षा के क्षेत्र में यह देश आत्मनिर्भर बने, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि रक्षा के क्षेत्र आत्मनिर्भरता का मिशन लेके हम चले। आज 350 से ज्यादा निजी कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में आई है और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रक्षा के क्षेत्र में मेरा देश कर रहा है और अभूतपूर्व रोजगार इस क्षेत्र में भी पैदा हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, रिटेल से लेकर के टूरिज्म तक हर सेक्टर का विस्तार हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग, महात्मा गांधी के साथ जो व्यवस्था जुड़ी हुई है, खादी ग्रामोद्योग को भी डुबो दिया था।
आजादी के बाद सर्वाधिक खादी ग्रामोद्योग के रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे कालखंड में हुआ है। आदरणीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, चाहे रेल का काम होता हो, रोड का काम होता हो, पोर्ट का काम होता हो, एयरपोर्ट का काम होता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनती हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उसके लिए जो मटेरियल लगता है, उस इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। हर जगह निर्माण कार्य के अंदर मजदूर से लेकर मैकेनिक तक हर प्रकार के रोजगार की संभावनाएं, इंजीनियर से लेकर के श्रमिक तक हर किसी के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। और उसी के कारण यूथ विरोधी नीति लेकर के चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है, और यूथ के भलाई के लिए हम जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं, इसको आज देश स्वीकार कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ये भी कहा गया आदरणीय सभापति जी, यहां ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया। हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई। मेरे द्वीप समूह, मेरे परमवीर चक्र विजेता, मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है।
और उसको लेकर के हम चलते हैं आदरणीय साहब। और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है। हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे। हमारा रास्ता है सकारात्मक। कभी कभी अब ये सदन है, एक प्रकार से राज्यों का महात्मा है। हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो भली भांति समझता हूं, उसको जी करके आया हूं। और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। आओ हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गढ़ते थे। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। यहां पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया। और आज वो वहां है, आज वो वहां है। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया। और एनटीआर के साथ क्या किया? यहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। उस एनटीआर की सरकार को, और वो तबीयत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे,
आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है, और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो गीपियों वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट का, मैंने तो देखा एक सरकार, एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा, और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं, और आज भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है
एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। Narendra Modi right there in the upper house of the parliament training guns at the Congress party. He's gone ahead and attacked the Congress party in the or should I put them to vote? Amendment not moved. Honorable members, absolutely. Please, is this the way? No. What are you doing? The whole nation is looking at you. Indecorous conduct. I shall now amendments? No. What I have seen, I will not. Sorry. I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendments 1 to 7 by Shri A. Rahim. Shri A. Rahim, are you moving or withdrawing the amendments? I move, sir. I move. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will say aye. Those against will say no. Amendments, the noes have it. Amendment numbers 1 to 7 are negative. Amendment numbers 8 to 17 by Shri Ramnath Thakur. Shri Ramnath Thakur, are you withdrawing the amendment or should I put them to vote? No. I move. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. Amendments number 8 to 17 are negative. Amendment number 38 to 44 by Srimati J.B. Matherasham. Srimati J.B. Matherasham, are you withdrawing the amendments or should I put them to vote? I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say
I think noes have it. The noes have it, the noes have it. Amendment number 38 to 44 are negative. Amendment number 45 to 54 by Shri M. Shanmugam. Shri M. Shanmugam, are you withdrawing the amendments or shall I put them to vote? Voting. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Amendment number 45 to 54 are negative. A little smile and cheer will slightly uplift the image of the upper house which had nosedived. When I look at distinguished members here, I am put to shame. Amendment number 56 to 65 by Sri Santosh Kumar P. You're moving. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Yes. Some. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Amendment number 56 to 65 are negative. Amendment number 66 to 73 by Shri Tiruchi Shiva. You are moving? Sir. You are moving or you are moving the amendment? I am moving the amendment, sir. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Amendment number 66 to 73 are negative. Amendment number 74 to 79 by Shri Binoy Vishwam. Has he leave of the House to withdraw the amendments? Amendment numbers 90 to 98 by Dr. Kanimoji, NV and Somo. I move the amendment, sir. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Amendment numbers 90 to 98 are negative. Amendment numbers 99 to 106 by Professor Manoj Kumar Jha. Sir, Professor, are you moving? sir, I have all the reasons to move now. Huh? I have all the reasons to move. Okay. After that speech and everything. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. You are slow to say aye for yourself. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it. Amendment numbers 99 to 106 are negative. Amendment numbers 107 to 113 by Shri K.C. Venugopal. Has he leave of the House to withdraw the amendments? Amendments are withdrawn. I shall now put the motion to vote. The question is that an address be presented to the President. All right, let's go straight across to Rahul Srivastav, our National Affairs editor, first for a perspective on that fiery speech by Prime Minister Narendra Modi in the upper house of the Parliament, Rahul, that looked more like a political retort to all the allegations put forth by Congress and Rahul Gandhi, more than a bit of a motion of thanks in the upper house. Yes, Chaiti, one very interesting element that yesterday the attack was targeted more at Rahul Gandhi as a leader than the Congress party. Today, the difference is that since there is no Rahul Gandhi in the Rajya Sabha, and it was Mallikarjun Kharge who led the tirade, and there is a stronger Congress there, which kind of leads the opposition card there. That is why the attack was concentrated on the Congress party. And that is why, if you see, if there is a high unity index of the opposition in the Rajya Sabha, there is a very interesting sign-off. I think that line, Ek Akela Sab Par Bhari, that was perhaps the indicator that the Prime Minister is trying to say that how he is being singled out.
And if you reverse the speech now, if you go rewind it a bit, then he targets opposition parties for going with the Congress, mentioning that since 1947, Article 356 to dismiss democratically elected governments has been used 90 times by the Congress party, mentioning that Indira Gandhi's time, 50 government were dismissed. So he has talked about DMK, MGR, Karunanidhi, Sharad Pawar governments being dismissed by the Congress party in the past. Now, that is in a House of States. That's a very interesting attempt, because if you become right now in Tripura also, you have the CPM and the Congress party contesting against the BJP IPTF alliance in the northeastern state. The idea is to counter the charges that were leveled because of the Adani issue and several others. The opposition actually spoke on a much wider range of subjects in the Rajya Sabha. And in that, the Prime Minister, what he's trying to compare is the rule before 2014 and the rule in his period. He is making it the Congress rule of since 1947 and NDA Modi rule since 2014. That's the comparison. Him versus the Congress, him versus the Rahul Gandhi in Lok Sabha, BJP versus the Congress in the Rajya Sabha. I think this is the template for the future. I think for the next 1 year, this is what the Congress will be very happy about, that if it was being pushed out of the contention as a principal opposition party, the Congress will say we like it. Perhaps Rahul Gandhi's yatra of 3,000 above kilometers has achieved this. Second, the BJP will say that we are liking it primarily because that's the kind of narrative the BJP wants. Yes, absolutely. Rahul, you've summed it up well and put it into perspective for our viewers right there. Let me also take this across to Maushami, who tracks the Congress party. Maushami, we saw a lot of sloganeering as far as Adani is concerned, the Prime Minister is concerned, but the Prime Minister simply was unfazed. He went on, he delivered quite a speech right there in the upper house. It was a motion of thanks. But how does the Congress party now respond to this motion of thanks? You know, learning from what happened in the Lok Sabha and why the Prime Minister, you know, not even mentioning Adani once, the Congress party, perhaps the opposition, knew it very well that the Prime Minister would be elaborating on his policies while you know, focusing on the failures of the Congress party and, you know, slamming the Congress for its double speak and its streak of hopelessness as far as the progress of the country is concerned. And it was interesting, as Rahul rightly pointed out, the opposition is much vocal, it's much stronger, and you could hear the sloganeering continuously, you could hear Modi and Adani chants continuously, but Prime Minister went on and on without even a frown on his face. He in fact pointed out to the fact that this is the attitude of the opposition parties when the country is doing so well. So I really think that the Prime Minister hammered home the point that he did want to hammer home, that Modi government stands for good governance, and this is the Amrit Kal. And the opposition went on to highlight, you know, and focus. In fact, the Congress went on to focus on the Mitra Kal. So now we will have to see how this battle of Amrit Kal versus the Mitra Kal pans out on ground zero as far as in the public perception and on the ground is concerned. But the battle lines were clearly drawn and the gladiators clashed in the temple of democracy, Chaiti. Oh yes, absolutely. Well said, Maushami. Rahul, Maushami continue to be with us right there. In fact, for our viewers who have just tuned in, these are a few highlights or excerpts of Prime Minister Modi's address in the upper house of the Parliament. ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल।
उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। इतना देश भी अनेक आशा अपेक्षाओं के साथ आंख बंद करके उनका समर्थन करता है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली विकसित की, इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है, एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई। और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। All right, time now for a very short commercial break in this fiery session that you see in the lower and the upper house of the parliament. You can see on your screens Jagdeep Dhankar right there trying to tame the opposition, Prime Minister targeting the Congress party, and Mallikarjun Kharge donning his Louis Vuitton scarf in the lower house yesterday. And we'll continue getting you all the political reactions as we go along the way. But for now, that's it. See you with the top headlines in moments from now. You are
are watching India Today. तो जैसे सबसे तेज आपकी टैगलाइन है, तो इसी तरह से सबसे तेज हमारी सरकार की लाइफलाइन है। Thank Mr. Puri. I thank you for giving me the chance to address you. Terrorism now a global issue. The First Lady position is so unusual. Never in my career did I ever see that love and affection in any other country than we saw in India in '79. Pakistan has been responsible chronically for association with sponsorship of terrorist groups. Shah Rukh Khan's Pathaan has been rocking at the movie theatres. It is in fact being touted as the best action movie of recent times. But is it true? What does the Tech Today community think about it? Are the tech sequences worth watching the movie in the movie theatre, or will the Tech Today community wait to watch it on OTT? Let's try and find out. Where will it be, in the cinema theatre or on OTT? Cinemas. SRK in cinemas. Movie theatre. OTT. Will you be watching it in an IMAX or in a regular theatre? IMAX for sure. Yeah, that is really have a great VFX, and even John Abraham also, I like him, and Shah Rukh Khan especially. I have heard a lot about it, how it has a parallel from a Christopher Nolan ka movie, and the technologies that they've used is same, so I want to explore that. Not interested in watching in a movie theatre. Is there any reason why you're averse to going to a movie theatre? I feel more relaxed watching it at home. Yes, if it releases in Amazon or Netflix, otherwise not. Actually, we went to the cinema hall yesterday. I almost wanted to watch it, but my wife said we'll watch it on OTT.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Try some of the puri sabzi. This is going to be my political breakfast. How many seats are you out of 60? I always say above 50. The mood of Tripura is against the BJP. और 5 साल देखना है क्या होता है. There is no democracy at all. Padut has decided to give me extra sticky rice. PK chai Tripura wali. Great Indian tradition. You are watching India Today. Hey, good evening and thanks for being with us here on India Today. I'm Chaiti Narula bringing you all the top stories. Of course, the latest address of Prime Minister Narendra Modi in Rajya Sabha is dominating all the headlines. But first up, let's take a look at what are the other stories that are creating headlines. Prime Minister's fiery counter in Rajya Sabha amidst non-stop opposition heckling taunts Gandhis and Congress over Nehru, says ek akela sab par bhari. देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है. एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है. Massive PFI hate plot busted in Maharashtra. Maharashtra ATS thwarts Islam India by 2047 plot by the PFI. BJP Karnataka Chief Nalin Katil spokes around once again, says Karnataka polls is about to be Tipu versus Savarkar, challenges Siddaramaiah for a debate. Valentine's Day is on February 14 and it gets an all-new twist. We're not talking about hearts and teddy bears. The government panel says hug cows this Valentine's Day for emotional richness. Days after US shot down Chinese spy balloon, US claims the spy balloons breached sovereignty of 5 continents. Death toll mounts to 15,000 across Turkey and Syria in series of earthquakes. Rescue operations continue in freezing weather. India Today, the only channel on quake-hit Turkey. Completely like this in that massive earthquake, and now people are out on the streets. If you look around, you have people who are living in makeshift accommodation here on the street. Almost every house has been destroyed completely like this in that massive earthquake, and now people are out on the streets. If you look around, you have people who are living in makeshift accommodation here on the street. And the Prime Minister lashed out at the opposition in Rajya Sabha today amidst non-stop heckling by the opposition parties. Prime Minister Modi countered the Congress with one strike after another. Repeating his compulsive criticism jibe, Prime Minister Modi said that now it's one man versus all others, leading to loud cheers from BJP, which drowned out the jeering and heckling by the opposition MPs in the Rajya Sabha. The Prime Minister also quipped that more kichad or mud is flung, the better the lotus will bloom. जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही. देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है. एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है. अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है. जो भी ये बोलता है घंटे फट से आवाज
के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को स्पर्श किया है, और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा
कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। इतना देश भी अनेक आशा अपेक्षाओं के साथ आंख बंद करके उनका समर्थन करता है। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली विकसित की, इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है, वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई। और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1 करोड़
70 लाख जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं और बार बार उनका दर्द झलकता है। और मैं तो हैरान हूं, कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है, प्रिय लग जाए आराम कर ले, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे। हमें मालूम था कि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा। हमें मालूम था हमें दुनिया भर से गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था। हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, धन खर्चना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला। इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो सकता है। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। जब देश को आधुनिक होना है, नए संकल्पों को पार करना है, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को नकार नहीं सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को हमारी सरकार भली भांति समझती है, लेकिन हम टुकड़ों में नहीं सोचते, हम टोकनिज्म में नहीं सोचते हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं, सार्वत्रिक प्रयास कर रहे हैं, अनेक विध इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए बचपन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब, ये वैज्ञानिक सोच के निर्माण के लिए स्कूल के लेवल पर बच्चों को हमने अवसर दिया। उससे थोड़ा आगे निकले बच्चा कुछ करना शुरू कर ले। मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक
गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। Rahul Srivastava, our National Affairs Editor, joins us. Maushami also is with us. She tracks the Congress party. First, let's go to Rahul. Rahul, for our viewers who have just tuned in, how would you put the Prime Minister's speech into perspective? Chetty, at a time when the BJP, the NDA government led by Narendra Modi, and Narendra Modi personally are facing for the first time something similar to what happened in before 2019 elections on the issue of Rafale. But this is much more direct, because last time around it was that Prime Minister had friends in France and he ensured help for the Anil Ambani group. But this time around, there is a slightly more direct attack. Also, there is a more direct connection by the opposition that how the wealth of the Adani group has increased, one. And second part is that their exposure of LIC and SBI in the Adani group actually threatens the investment of poor people, poor Indians. Now, that is a focus attack. At a time like that, when you heard the chant all through the Prime Minister's speech, perhaps it's one of those rare occasions. I've heard once Manmohan Singh facing something similar by opposition. And before that, at one time, it used to be in when George Fernandez faced some very concerted attack on the floor of the House with virtually the entire opposition boycotting him for months. The Prime Minister stayed unfazed in terms of not reacting to what the charges directly were. But I think in a very political speech, which the venue could have been any other political rally, not just Parliament, but he has used this opportunity to target, one, the opposition led by the Congress. And the Congress, this is a difference between his address yesterday in the Lok Sabha, which I said earlier. Yesterday, it was a very focused attack on Rahul Gandhi. He did not respond, take the 5-lettered Adani name, but primarily because all the comments of Rahul Gandhi on Adani issue were expunged by the Lok Sabha Secretariat because of being they were found unparliamentary. And that is why the Prime Minister didn't deal with that. But today also, if he was yesterday attacking Rahul Gandhi, today it was Congress. See, this is the House of States. And in this House of States, the Prime Minister targeted the opposition unity, that if you are together today, remember the Congress used Article 356 to dismiss opposition government 90 times during Congress rule, 50 times by Indira Gandhi. Jawaharlal Nehru, the first time 356 was used against Mr. Namboothripad's government of the CPI in 1957. All that he brought in, that has got political relevance. Remember that in Tripura, CPI and Congress are contesting together. You see a DMK Congress alliance in Tamil Nadu, and they are targeting the governor appointed by the center. So what the Prime Minister is doing, telling the DMK that using the governor, governments of Karunanidhi and MGR were dismissed in Tamil Nadu. So that's the kind of political attack. I think eventually listing all the policies and the schemes and the achievements since 2014 and putting them in contrast with what was not achieved. Or if you notice, interestingly, yesterday he had called 2004 to 2014 a lost decade. Now, today in Rajya Sabha, he talked about the lost decades since 1947 to 2014. And these are very minor things. Interestingly, attacking the Congress first family, that why aren't they using the name of surname Nehru as far as their names are concerned? Gandhi, that's a political trick, Chetty, again, raising the issue that if the Gandhi family or the Congress respond, that the Gandhi title came from Firoz Gandhi, the idea
that Feroz Gandhi was not a Hindu can be brought back again to the mainstream by the BJP. I think it was a very politically tricky kind of a speech, a challenge to the Congress party in the Rajya Sabha by Prime Minister Narendra. Oh yes, it was definitely a challenge to the Congress party right there. It was very obvious. And thanks, Rahul, for putting it into perspective. Continue to be with us, Maushami. It's been a while that the Prime Minister has spoken. I'm sure we're getting some reactions coming in from the Congress party. And as Rahul said, while it was a challenge to the Congress party, we'd like to know how the Congress responds to it. So clearly, Chaiti, this was a much more aggressive Prime Minister in the upper house. This is the House of Elders, and I think that his attack was more direct, more aggressive, and more targeting the Gandhi family. Importantly, the sharpest attack came about the surname, that why, if they were so proud of the Nehru surname, why they haven't kept it. Also that more than hundreds of schemes were named after the Gandhi family. So if they're talking about legacy, this is the legacy that they have left. So Prime Minister was very, very combative there with a smile on his face. He attacked the Congress party that was the lead opposition party that was raising slogans. Remember, I don't think that there were other opposition parties that really joined the chorus, but Congress pointedly raised slogans against Prime Minister Modi and linking him to Adani. So clearly, the battle lines are drawn as far as the attack on the Gandhi family is concerned. And the Prime Minister was very clear that even as he spoke about at length about the achievement of his government in the first half of his speech, the last 20 minutes was just about Modi versus the opposition. You know, that the Indians, 140 crore Indians are rallying behind Prime Minister Narendra Modi, and he's pitched against the entire opposition people who are raising slogans. So, and we saw that how, all the treasury benches joined chorus. They applauded the Prime Minister. There were Modi chants. Yeah. So clearly it was like a victory speech in the end by the Prime Minister, pointedly attacking the Congress party. Absolutely. Maushami, Rahul, thanks so much. Continue to be with us right there. The political storm over Adani row in the parliament continues. Prime Minister Modi spoke in the upper house today. The opposition continued non-stop sloganeering. The opposition parties continued their demand of setting up a JPC, or the Joint Parliamentary Committee, to probe into the charges that have been levelled against Indian business tycoon Gautam Adani. The opposition did not stop there. Slogans such as Modi Adani Bhai Bhai and we want JPC kept reverberating in the Rajya Sabha during Prime Minister's entire address. The opposition also asked the Prime Minister Modi to not speak on LIC and the suspected scam claimed by the Hindenburg report. In a direct attack on Congress Chief Kharge, Prime Minister Modi said that people are rejecting Congress and politics of tokenism. Listen in. मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है, समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मोनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घटी। 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे।
Breaking news coming in. Mallikarjun Kharge is written to Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on parts of his Rajya Sabha speech being expunged. He says, and I quote, criticism of government cannot be considered as allegations. No criticism is equal to public interest. No personal charge against anyone. Unquote. Mallikarjun Kharge writing to Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on parts of his Rajya Sabha speech being expunged. Rahul Srivastav continues to be with us. Rahul, to put the story into perspective, if you could explain what the rules as far as expunging parts of speech are concerned as well. Because he is right, of course, that criticism of government cannot be considered as an allegation. But I believe there are some rules in place where you need to substantiate your claims too. Yes, Chetty, there are a few elements that the speech had a lot of, there were several parts of the speeches of several leaders which have been expunged. There is, for example, one member said something, used a term which is considered unparliamentary, referring to the President of India. So that was deleted. Then certain references to Adani and attacks on this thing were also deleted. They are largely deleted because that is up to the discretion of the chair. The discretion of the chair decides that this term is derogatory, is unparliamentary, and it is deleted. After that, the second element is, and that question that cannot be challenged primarily because the chair has powers which even the courts do not interfere in as far as the floor of the House is concerned. The second element is when you make a charge, for example, if you say X person did Y, then any member of the House, as per the rules and procedures of Parliament, can ask that how do you substantiate that charge or statement or event or anything. Yeah. Now that member who has mentioned it on record has to substantiate. And in case that substantiation does not happen, then it can invite procedures as per the rules of Parliament. Well, absolutely. Thank you so much for explaining that to our viewers as well. We're getting breaking news coming in, cutting straight across to it. Ras put out a tweet and he said censorship in Parliament. When Prime Minister Narendra Modi spoke, no MP from the opposition, TMC, Congress, Aam Aadmi Party, BRS, CPIM and others were shown exercising their democratic right inside the Rajya Sabha. Shame on Sansad TV, worse than any emergency of 5 decades ago, unquote. Derek O'Brien of the Trinamool Congress hitting out at the opposition parties now, saying no MP from the opposition ended up speaking or showing exercising their democratic right. Don't know what he's talking about because there was a lot of sloganeering that was happening actually while the Prime Minister was speaking. And just before that tweet, he puts out another tweet saying entire opposition united, Parliament, Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi, we do not want to hear your empty words, enough, act, unquote. So these are two contradictory statements coming from Derek O'Brien, where 2 hours before putting out this tweet, he says the entire opposition is united. Then after 2 hours, he says there's a censorship in Parliament and no MP from opposition ended up showing their or exercising their democratic right inside the Rajya Sabha, which the fact is that when the Prime Minister was speaking, you could hear a lot of sloganeering from the opposition parties. So let's get our reporter or a political reaction from TMC as well. We'll get you all of that in moments from now. But that's the latest breaking news coming in. Derek O'Brien going out there and putting out this tweet, going on to say Sansad TV worse than the emergency era. Breaking news coming in. Delhi Snoopgate Showdown escalates. Now, Manish Sisodia has tweeted, and I quote, BJP has accused me of spying on them since 2015. I'm being feared by those whose identity is defined by the CBI, ED and Pegasus plot against opposition leaders. If such big people are fearing, then it looks like my stature is equal to that of Modi, unquote. There you go. Manish Sisodia putting out a tweet as far as the Delhi Snoopgate Showdown is concerned. It's escalated, that showdown, and now he's put out a tweet, and I quote, BJP has accused me of spying on them since 2015. I'm being feared by those whose identity is defined by CBI, Enforcement Directorate and Pegasus plot against opposition leaders. If such big people are fearing, then it looks like my stature is equal to that of Modi.
All right, so that's the latest coming in. Political showdown over Delhi Snoopgate. Manish Sisodia taking a jibe at the ruling Bharatiya Janata Party. Amit Bhardwaj is now joining us for the latest. Amit, it's a sneaky remark coming in from Sisodia saying that if such big people are fearing me, then it looks like my stature is equal to that of Modi. How does the BJP respond? Well, this is the first response coming from Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the entire controversy of Delhi Snoopgate. Manish Sisodia is saying that, there's a new allegation, fresh allegation coming from Bharatiya Janata Party that he was getting them snooped. The spying was being done by him on the BJP leaders. And he's saying that, these are such powerful people who have sustained themselves, their very existence have been there because of using CBI, ED and apps like Pegasus on the opposition leaders. So if such powerful leaders are afraid of me, it means that I've been brought at par with Prime Minister Modi. So this is the first rebuttal coming from Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the Snoopgate controversy. Obviously, the BJP today had staged a massive protest in the national capital over this issue. And BJP was constantly saying that this particular FBU, the feedback unit, was formed for secret snooping of the political opponents. And they, in fact, tried to take out a march from Delhi's ITO to the Delhi Secretariat. However, the Delhi police had stopped them. Constantly, Delhi BJP unit is saying that there was complete abuse of power by the Aam Aadmi Party in this particular case, and that they are seeking resignation of Manish Sisodia. But the big development is that Delhi Deputy Chief Minister has reacted on and the Aam Aadmi Party time and again has denied these snooping allegations. Correct, Amit? Yes, right, Chaiti. Aam Aadmi Party have been, saying that these allegations are bogus. You had Sanjay Singh from the party claiming that these are diversionary tactics to take away the attention from the current controversy related to the Adani group. And now Manish Sisodia responding, saying that, if such powerful people are afraid of me, it means that my stature has become higher or at par with the Prime Minister. But clearly, a political war over the alleged Snoopgate, Delhi Snoopgate in the national capital. Back to you, Chaiti. Thanks, Amit, for bringing us up to speed with the very latest development on this breaking news that is coming in. We're slipping into a very short commercial break, but when we return, death toll mounts to 15,000 across Turkey and Syria in a series of earthquakes. Rescue operations continue in freezing weather. India Today is the only channel on Ground Zero getting you all the updates. You are watching India Today. Over 3 decades, Business Today has delivered news, views and analysis like no other. Now, Business Today presents the future. Could I request Mr. Arun Puri, our Editor-in-Chief, to come up on the stage with the Finance Minister as we unveil the anniversary issue of Business Today. This is the 31st anniversary of India's #1 news magazine. BT produces a cover with an AI avatar of Pichan on its 31st anniversary issue. Visit businesstoday.in/subscribe and subscribe now.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Try some of the puri sabzi. This is going to be my political breakfast. How many seats are you out of 60? I always say above 50. The mood of Tripura is against the BJP. और 5 साल देखना है क्या होता है. There is no democracy at all. Pradyut has decided to give me extra sticky rice. PK Chai Tripura Wali. Great Indian tradition. You are watching India Today. Turkey is battling the aftermath of one of the deadliest earthquakes. The death toll has now mounted to over 12,000. India Today's Gaurav Sawant is the only Indian journalist reporting from the quake zone. Here's a look at his exclusive report. Rescue workers racing against time trying to save lives in this apartment block. There are several relatives who are hoping that their loved ones would be alive, buried in the debris. Some people have been taken out alive, but several others are still trapped inside, and that is why you have multiple teams working round the clock. Those big machines, what they've done is they've drilled a hole in the concrete slab.
oxygen, water, food. It's being put inside, it's being thrown inside in an attempt that somebody will be able to respond. A lot of relatives go up and shout out the names of their loved ones. The aim is to be able to save as many lives as possible. With cameraman Kripal Singh at Hatay, Turkey, Gaurav Sawant for India Today. This is today's third day for us. We took 21 person live. Alive? Yes, alive person. 58 aparts. There were 58 apartments here in this building. Here. So we are very, we will be very careful. We must be careful. I wish you all the best. We heard some voice. We will work this area, this building. En route Hatay, this is one of the worst impacted areas of the quake in Turkey. Not just this house, but in this town, almost every house has been destroyed completely like this in that massive earthquake. And now people are out on the streets. If you look around, you have people who are living in makeshift accommodation here on the street, somehow trying to survive in sub-zero temperature. But the bigger aspect, and if we just walk around in this village, we'll just show you this house completely destroyed, the other house destroyed, and there is a massive fire that continues to rage in that area. Now, the reason for that is a burst gas pipeline. It still hasn't been able, the authorities still haven't been able to sort this out, because the magnitude of the crisis is so bad here that people are now having to fend for themselves. Some houses that do remain intact are serving as a base for others to live in. And like in this place, there is makeshift effort. Bread that may have been donated by neighbors, a makeshift kitchen here that's been made. And in a way, this is like a community kitchen for these people. Effort, relief in some instances from helicopter being delivered. Some material that people have been able to get, from their homes, if they're able to retrieve some blankets. Otherwise, nothing remains intact in this village. Just look around, just look at the destruction all around in this village. This house destroyed, this multi-storage structure destroyed, and people are now out on the street just living in sub-zero temperature. They've lit a fire, a campfire outside, and are living. We'll try and talk to them. Language is a huge barrier in this part of southern Turkey. But those who've survived, if we can show you, look, there are some vehicles. People are actually surviving in their vehicle. There's no other place to stay. But a smile remains intact on this young boy's face who's been able to eat something. Let's try. So they actually live in this car for the past several days. There's no other place to stay. What about food? What about other resources? Well, as far as these people are concerned, on the road, there are some trucks that stop. This is a big highway, and if you notice, every vehicle that's going on this highway is only carrying heavy earth moving equipment and resource supplies. So look at these vehicles. They're all carrying aid for people. It says they're carrying aid, food, relief material, earth movers. So all the effort right now is only to try and bring Turkey back on its feet once again. With cameraman Kripal Singh in Hatay, Turkey, Gaurav Sawant for India Today. Images of death and destruction all around, like this property here in Adani. This appears to be a house so well constructed with so much love, but now completely shattered by the earthquake. And just look around. This was a kitchen. The refrigerator still has food inside. The family car completely devastated by the earthquake. And this isn't the only destruction. The agony, the pain
is so intense that they don't even want to come and look at this. They have absolutely no idea how they'll restore this, whether it was the solar heating system or everything. You know, they're saying that it was a lifetime of love that's been completely shattered. These are ambulances that are still rushing to save lives, because every other day and every other hour from the rubble, there is some news that one precious life has been saved. And that's exactly what people are attempting to do. Race against time to save lives. With cameraman Kripal Singh at Hatay in Turkey, Gaurav Samant for India Today. With me right now is Asankush. Asankush's brother is buried in this debris. What can you tell us? How long have you been searching for him? We have been searching for him like 72 hours. He was a healthcare professional. He was staying at this apartment right there. Then he buried under there. But I saw you were trying to call. Is his mobile phone ringing? You shouted out his name. No, his mobile is not working. There's no voice in there, but we have hope. Of course. Please pray for him. Of course. Tell me, several relatives are shouting out names of their loved ones. Is there any sound coming from inside? Anything from inside? There was voices coming down in the building. They rescued some of them, but as I know, right now there is no voice, and the rescue operation is getting faster. It's getting faster because there is hope is decreasing. Don't lose hope. I wish you all the best and really pray. Thank you. Welcome. I hope you can come here with another good purpose. Maybe travel. Yes, Ashankush, don't lose hope. Thank you. Ashankush will not lose hope. There are several people still feared buried in this debris, but the hope is that they would be able to find more people alive. Some have been taken out alive. Till some time back, voices could be heard. And at least the hope is more lives could be saved. On Monday, Turkey was hit by 3 earthquakes within 24 hours, leading to death and destruction. Here are the latest updates coming in. A video shared by White Helmets, the aid group operating in rebel-controlled parts of Syria, shows the rescuers cheering as they pulled a boy from the rubble. The little boy was smiling as soon as he was rescued. The kid was seen playing and kissing with the rescue team. Another newborn baby rescued in Turkey's Hatay. First care was administered after the newborn infant was wrapped in a blanket after carrying out the debris. Other people dug out from the rubble were put on IV lines receiving fluids and medicines. A young boy was taken from the scene to an ambulance. As the race for survival continues, rescue workers were seen rescuing a girl trapped in rubble in Idlib. But what's more heart-melting is that the workers were seen singing to the girl as other volunteers continue to take her out. Concrete cutting equipment, hand shovels, pickaxes, generators, oxygen and food packs along with volunteers arrived to the worst impacted areas to join rescue effort. Over 12,000 reported dead. Race against time to save lives continues. Drone images show how huge cracks in the road connecting Hatay, Aleppo and
Deep cracks penetrated in Turkish highway following the 7.8 magnitude tremor. A car flipped on its side was seen stuck in one of the cracks as well. That's it from me, Chaiti Narula, on this bulletin. But stay with us. Coming up next is 5 Live with Shiv Arur. Up next, Prime Minister's fiery counter in Rajya Sabha amidst non-stop opposition heckling taunts the Gandhis and Congress as ek akela sab par bhari. देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है You are watching India Today. Traveling from different parts. Armed हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे।
try some of the puri sabzi. This is going to be my political breakfast. How many seats are you out of 60? I always say above 50. The mood of Tripura is against the BJP. और 5 साल देखना है क्या होता है. There is no democracy at all. Pradyut has decided to give me extra sticky rice. PK Chai Tripura Wali, great Indian tradition. LIC हर पल आपके साथ. बूडा जीन्स कंपनी, प्लैनेट इजी. अब पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है. Prime Minister roars amid Adani slogans. देश लंबी छलांग मारने को तैयार है. Modi's एक अकेला सब पे भारी डेर. देश देख रहा है. देश देख रहा है. एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है. एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है. Combative and no holds barred. जो भी ये बोलता है जन के पद से आवाज जवाब देना. आपने जवाब दीजिए. Opposition shouts through Prime Minister's speech. और अच्छा ही है